हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है पार्ट 4 ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देखिए, अपन ने 3 पार्ट के अंदर तीनों मेथड कंप्लीट किए थे। आज अपने को देखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन इनमें से बनता है। देखिए, किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे आपको बताना होता है कि ये जो आइटम है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होएगा या नहीं होएगा। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन रीजन बेस्ड होते हैं, तो आपको इनके रीजन बताने होते हैं कि ये जो आइटम है ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड होएगा या नहीं होएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा हुआ है फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय द फर्म। फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय अ फर्म। अब इसे आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ कार लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उसकी अपन ने तैयारी ऑलरेडी कर ली है। अब इनको भी अपने को अच्छे से समझ लेना है। देखिए, इनके लिए मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बताऊंगा और उन जनरल रूल्स से आप कोई भी क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो पहले अपन देख लेते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को क्या क्या आइटम मिलता है, वो सारी चीजें इंक्लूड होएगी या नहीं होएगी। जैसे कि एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी, बोनस मिलता है, फेस्टिवल गिफ्ट मिलते हैं, फ्री ड्रेस मिलती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है। तो कौन सी चीज को आपको इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में और कौन सी आइटम को आपको इंक्लूड नहीं करना है। देखिए, सिंपल सा रूल है, आपको ध्यान रखना है कि क्या वो फैक्टर इनकम है या नहीं है। फैक्टर इनकम का मतलब क्या वो इनकम अर्न करी हुई इनकम है या नहीं है। यदि वो अर्न करी हुई इनकम है और एम्प्लॉय को मिल रही है तो आपको उसे इंक्लूड करना है, चाहे वो काइंड में हो चाहे वो कैश में हो। ओके, तो आपको वो चीज नहीं देखनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या उसके बदले में कुछ सर्विसेज दी हुई है, क्या उसके बदले में कुछ काम किया है तो अपने को वो रुपए मिल रहे हैं कि अपने को यूं ही फ्री में मिल रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है, मतलब उनको रहने की जगह दे रहा है और उससे बदले में कोई रेंट चार्ज नहीं करता है। तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन क्यों दे रहा है, आपको ये चीज समझनी है कि एम्प्लॉय ने कुछ सर्विसेज दी होगी तभी तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है। तो बस उसने सर्विसेज दी है, इसका मतलब वो क्या है, फैक्टर इनकम है, और फैक्टर इनकम है तो वो आपको इंक्लूड करना है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, फेस्टिवल गिफ्ट। देखिए, एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूं। एक एम्प्लॉयर है, उसके पास में अभी 4 एम्प्लॉइज हैं। ओके, उसके पास में अभी क्या है, 4 एम्प्लॉइज हैं और 1 अक्टूबर को सपोज उसने एक और नए एम्प्लॉय को रखा है, वहां पे काम पे रखा है अपने। ओके, और मैं मानता हूं 5 अक्टूबर को दिवाली आ जाती है। ओके, 5 अक्टूबर को दिवाली आ जाती है। अब देखिए, ये जो नया एम्प्लॉय है इसने क्या अभी तक कुछ खास सर्विसेज दी हैं क्या, कुछ खास सर्विसेज उसने नहीं दी है। बट जब मैं दिवाली के लिए फेस्टिवल्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो एम्प्लॉयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो क्या उन 4 जनों को ही मिठाई का डिब्बा देगा या फिर 5 एम्प्लॉय को मिठाई का डब्बा देगा। तो आपको पता है कि कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि अपन एक जने को छोड़ देते हैं, अपन सभी जनों को मिठाई का डब्बा दे रहे हैं। अब देखिए, इसने यहां पे कोई खास सर्विसेज नहीं दी है, बिना सर्विसेज को उसको कुछ फेस्टिवल गिफ्ट मिल रहा है, तो वो है एक टाइप की ट्रांसफर इनकम। ये क्या होती है, ट्रांसफर इनकम। मैंने आपको जो बताया था स्टार्ट में कि ऐसी इनकम जो आपको यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन के थ्रू आई है, मतलब आपने उसके बदले में कोई सर्विसेज नहीं दी, आपको फ्री में वो चीज मिली है, तो वो होती है ट्रांसफर इनकम, जिसे अपन नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको ये दोनों का जो डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आपको सॉल्व करने हैं, मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। देखिए, पहला है रेंट फ्री हाउस फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। मैंने इसके आंसर भी लिखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार के लिए अपने आप को हाइड कर देता हूं। देखिए, आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैं आपको देखिए इसका
आंसर बताता हूं, यहाँ पे आंसर लिखे हुए भी हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस दिया है, ये क्या है, कुछ सर्विसेज एम्प्लॉय ने दी है, इसकी वजह से उसको रेंट फ्री हाउस मिला है, तो ये एक फैक्टर इनकम है, इसे अपन इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्री मेडिकल फैसिलिटी बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है उसने फ्री मेडिकल फैसिलिटी करी हुई है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो एम्प्लॉयज ने कुछ सर्विसेज दी होगी तभी तो वो ये फैसिलिटी दे रहा है, तो ये भी एक फैक्टर इनकम है, इसे भी अपन इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो बोनस क्यों दिया जाता है, कुछ अच्छी सर्विसेज एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए करी है, तो उसकी वजह से उसको बोनस मिल रहा है, तो ये भी सर्विसेज के बदले में है, इसलिए अपन इसे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्री ड्रेस प्रोवाइडेड टू नर्सेज बाय द हॉस्पिटल। यहाँ पे दो बार आ गया है, टू नर्सेज बाय द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल फ्री ड्रेस क्यों देता है, क्योंकि उन नर्सेज ने कुछ सर्विसेज दी है। ओके, तो ये भी अपन क्या करेंगे, इसे भी अपन इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉइज। अच्छा, एक बार इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए किस टाइप के कंट्रीब्यूशंस होते हैं। देखिए एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 30,000 रुपीज। ओके, अब एम्प्लॉयर, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, ए एक एम्प्लॉयर है और बी उसका एक एम्प्लॉय है। अब क्या होता है, ए क्या बोलता है कि मैं आपको 30,000 की सैलरी के अलावा 2,000 रुपीज का प्रोविडेंट फंड भी आपके एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर जमा कराऊंगा। तो ये जो 2,000 रुपीज है ये एक्स्ट्रा दिए हैं। ये किसने दिया है, ये एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा दिया है, तो इसको अपन क्या करेंगे, उसके देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा रुपीज मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, अभी नहीं मिलेंगे बट प्रोविडेंट फंड जब भी ये अकाउंट आपका क्लोज होएगा उस केस में आपको ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट से आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो देखिए ये जो 2,000 है ये एक्स्ट्रा दिया है एम्प्लॉयर ने, तो इसको अपन इंक्लूड करते हैं। ओके, इसी पैटर्न से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर देता है एक्स्ट्रा में, उसे भी अपन इंक्लूड करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए एक एम्प्लॉयर है और बी उसका एक एम्प्लॉय है। 30,000 रुपीज की उसकी सैलरी है, बट ए क्या बोलता है कि आप इस 30,000 रुपीज को बहुत स्पेंड कर दोगे और आप अपने पास में सेविंग कुछ नहीं रखोगे, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं ओनली आपको 28,000 रुपीज ही दे रहा हूं और 2,000 रुपीज आपके पीएफ अकाउंट के अंदर मैं जमा करवा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 30,000 की जो सैलरी थी उसी में से उसने क्या किया है, 2,000 रुपीज दिए हैं। ये एक्स्ट्रा नहीं दिया है एम्प्लॉयर ने, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ये तो एम्प्लॉई का ही कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉई ने ही अपने अकाउंट से पैसा निकाल के, मतलब 30,000 में से ही 2,000 रुपीज अलग से अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कराए हैं। तो जब एम्प्लॉई का जो बेनिफिट होता है, मतलब एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको अपन अलग से इंक्लूड नहीं करते हैं देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि अपन ऑलरेडी 30,000 को इंक्लूड कर चुके हैं। ओके, बट एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करेगा एक्स्ट्रा में, तो उसको अपन क्या करेंगे, नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ओके, चलिए अब अपन देख लेते हैं वापस से क्वेश्चंस को। देखिए कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉइज, क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है तो उसको अपन अलग से वापस से ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीग्रल कंपोनेंट है, सैलरी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो इसको अपन नॉट सेपरेटली एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट आता है फेस्टिवल गिफ्ट। मैंने आपको बता ही दिया है कि फेस्टिवल गिफ्ट को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक टाइप की ट्रांसफर पेमेंट होता है, ट्रांसफर इनकम होती है। ओके, नेक्स्ट आता है पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन दी जाती है वो क्यों दी जाती है, क्योंकि उसने रिटायरमेंट से पहले अपनी सर्विसेज दी थी, इसका मतलब उसने फैक्टर सर्विसेज दी है, तो उसके बदले में उसको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिल रही है, तो ये फैक्टर इनकम है, इसको अपन इंक्लूड करेंगे देश की नेशनल इनकम के अंदर। नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज। अगेन यहाँ पे एम्प्लॉइज वर्ड आ गया है, तो आपको इसे इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अपन देखेंगे इंटरेस्ट और लोन से रिलेटेड अपने को क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन से टाइप के इंटरेस्ट को अपन देश की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे और कौन से टाइप के इंटरेस्ट को अपन देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ऐसा इंटरेस्ट जिसका जो लोन है, देखिए अपने को पता है कि अपन लोन लेते हैं तभी अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब ये लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अपन ने लिया है तब अपन
इस इंटरेस्ट को देश की नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते हैं। और यदि ये जो लोन है ये मैंने कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया हुआ है तो मैं इस इंटरेस्ट को देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करूंगा। बहुत सिंपल सा है, लोन यदि मैंने लिया है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट मैं दूंगा वो देश की नेशनल इनकम में काउंट होएगा। बट मैंने यदि लोन लिया है कंजम्पशन पर्पस के लिए, मेरे पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में वो जो इंटरेस्ट मैं दूंगा उसे देश की नेशनल इनकम में अपन काउंट नहीं करेंगे। चलिए इसके अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स बाय जनरल गवर्नमेंट। देखिए जनरल गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ने अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है। जनरल गवर्नमेंट जब भी लिखा हुआ है अपन यही मानेंगे कि कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है, तो इसका जो इंटरेस्ट होएगा इसे अपन देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है। अब जब कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपन यही मानेंगे कि एम्प्लॉय ने पर्सनल यूज के लिए वो लोन लिया था, तो उसका जो इंटरेस्ट होएगा उसे अपन काउंट नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। तो यहां पे आ गया नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स ऑन द डिपॉजिट्स बाय इंडिविजुअल। अब देखिए अपन ने जो पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है, तो बैंक उस पैसे को क्या करती है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज लेती है। तो यहां पे जो बैंक अपने को इंटरेस्ट देती है उसे अपन देश की नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ने उस पैसे को क्या किया है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज लिया है। ओके, तो ये अपन इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब भी कभी गवर्नमेंट ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ जाती है तब वो पब्लिक से, जो देश की पब्लिक है वहां से लोन लेती है, तो उसको अपन नेशनल डेट बोलते हैं। तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ है, गवर्नमेंट को क्या करना है, कोई कंजम्पशन पर्पस के अंदर उसे यूज लेना है। जैसे कभी फ्लड आ जाता है, कभी ऐसा कुछ और कोई ऐसी कोई कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है, तो कोई भी ऐसा पर्पस हो सकता है। तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस में गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसको अपन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक कंजम्पशन पर्पस के लिए अपन ने लोन को लिया था। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट फर्म। अब देखिए जब भी वर्ड फर्म आ गया, फर्म का मतलब है कि वो एक प्रोड्यूसिंग यूनिट हो गई। ओके, तो प्रोड्यूसिंग यूनिट यदि लोन ले रही है तो उसका इंटरेस्ट को अपन काउंट करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्टिव पर्पस है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ कार लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। देखिए बैंक है, बैंक से मैंने कार लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो एक क्या होएगा, उसे अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कार किसके लिए ली थी, पर्सनल यूज के लिए ली थी। तो वो जो इंटरेस्ट होएगा उसे अपन काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। पहला अपन ने देखा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें कौन सी चीज को इंक्लूड करना है, कौन से को नहीं करना है। नेक्स्ट अपन ने देखा इंटरेस्ट के केस के अंदर कौन से इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है, कौन से को नहीं करना है। अब अपने को देखना है, देखिए कुछ जनरल आइटम देखेंगे अपन, कुछ जनरल इनकम है। ओके, उस इनकम को अपने को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, थिंक वेदर इट इज अ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। यदि फैक्टर इनकम है तो उसे अपन इंक्लूड करेंगे, फैक्टर इनकम नहीं है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्या है, सैलरी ऑफ अ टीचर। टीचर कुछ काम कर रहा है तो उसने अपनी सर्विसेज दी है, तो उसकी जो इनकम होगी उसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, क्योंकि वो एक फैक्टर इनकम है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ अ लॉयर, इसने भी कुछ सर्विसेज दी है। इनकम ऑफ अ डॉक्टर, इसने भी कुछ सर्विसेज दी है, तो इनकी अपन इनकम को नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ अ बेगर। अब देखिए बेगर ने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी है, तो ये एक टाइप की ट्रांसफर इनकम है, इसे अपन देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसा एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उन एक्सपेंडिचर को अपने को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। देखिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि क्वेश्चन में आपको इनकम के एंगल से पूछा है या एक्सपेंडिचर के एंगल से पूछा है। यदि इनकम के एंगल से पूछा है तो आपको फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है ये डिसाइड करना है। बट यदि एक्सपेंडिचर के एंगल से पूछा है तो आपको क्या डिसाइड करना है, एक्सपेंडिचर के एंगल से आपको यह सोचना पड़ेगा कि वो फाइनल एक्सपेंडिचर है या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। यदि वो फाइनल एक्सपेंडिचर है,
फाइनल कंजम्पशन भी हो सकता है, फाइनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो यदि वो फाइनल एक्सपेंडिचर है तो अपन उसे देश की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, बट यदि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है तो उसे अपन देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। एक बार मैं आपको इधर से वापस बताता हूं। देखिए यहाँ पे सैलरी ऑफ अ टीचर, मतलब ये आपको इनकम के एंगल से पूछा। देखिए इनकम ऑफ अ लॉयर, ये एक इनकम के एंगल से पूछा है, इसलिए अपन ने डिसाइड किया कि फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं एक्सपेंडिचर के एंगल से। देखिए कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा ऐसा, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग। अब यहां पे आपको सोचना है एक्सपेंडिचर के एंगल से। एक्सपेंडिचर के एंगल से यदि मैं सोचूंगा तो मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग ये आपका कोई फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है। फाइनल एक्सपेंडिचर कौन सा था, जब आपने उस बिल्डिंग को फर्स्ट टाइम बनाया था। अब तो आप सिर्फ उस पर रिपेयर करवा रहे हैं, मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो वो एक टाइप का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। देन देखिए नेक्स्ट, देखिए एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू द बिल्डिंग। अब आप क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग पे एक नया फ्लोर ऐड कर रहे हैं, तो वो एक आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप उसे फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं, तो वो एक फाइनल एक्सपेंडिचर है, उसको आपको इंक्लूड करना है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। तो आपको समझ में आया होगा, अभी अपन एक्सपेंडिचर के एंगल से सोच रहे हैं। ओके, आपको यहां पे इनकम के एंगल से नहीं सोचना है। यदि आप इनकम के एंगल से सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि मेंटेनेंस करवाया तो उसमें भी तो किसी जने ने सर्विसेज दी हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि अभी अपन एक्सपेंडिचर के एंगल से देख रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड से आपको काम करना पड़ेगा, ये फाइनल एक्सपेंडिचर है या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स बाय अ फर्म। अब देखिए ये जो है ये एक टाइप का आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। इनकम टैक्स बाय अ फर्म इंप्लाइज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स अपन ने जब इनकम मेथड में देखा था तो वो क्या था, प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है। ओके, तो इसको अपन कोई सेपरेटली अलग से कोई इंक्लूड नहीं करते हैं, ये तो फर्म को गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, तो इसको अपन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ओके, ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय अ फार्मर। अब बताइए फार्मर ने जो फर्टिलाइजर्स परचेज किए हैं वो क्या है, एक टाइप का इंटरमीडिएट कॉस्ट है। वो तो उसको उसकी फसल उगाने के लिए जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जो सीड्स लाने हैं, फर्टिलाइजर्स लाना है, ये एक टाइप का इंटरमीडिएट कॉस्ट है, इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ अ ट्रैक्टर बाय अ फर्म। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, ट्रैक्टर क्या है, एक टाइप का फाइनल गुड्स है, तो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो फाइनल एक्सपेंडिचर है, इसलिए अपने को इसको इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है वेलफेयर के लिए, तो ये एक टाइप का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, इसे अपने को इंक्लूड करना है क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय फैमिली। अब फैमिली एजुकेशन पे पैसा खर्च क्यों कर रही है, ये एक टाइप का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ओके, तो फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फाइनल एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब इसे भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल। अब स्कूल यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करती है तो स्कूल के लिए वो एक टाइप का इंटरमीडिएट कॉस्ट है। ध्यान रखना है आपको, ये एक इंटरमीडिएट कॉस्ट है क्योंकि उसकी जो मेन सर्विसेज देने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी करवानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, इसलिए अपन इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। यदि यही चीज घर की इलेक्ट्रिसिटी की बात होती तो ये एक टाइप का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता और इसे अपन इंक्लूड करते। ओके, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने आज कवर कर लिए हैं, तो अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके अलावा मैंने और भी पीडीएफ के अंदर इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड तीनों के प्रिकॉशंस भी दिए हैं, आप वहां से उनको भी देख लीजिए। चलिए, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर दे ही रखे हैं, वहां पे आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।